के अंदर इस एटम के अंदर आपने क्या देखना है कि न्यूक्लियस से जैसे ही आप दूर जाओगे तो क्या होगा, एन इंक्रीज करेगा। एन इंक्रीज कर रहा है, अब आपकी एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। अब ये किस तरह से होता है, अब ये होता है किस तरह से, आपने देखो कि जब आप किसी एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन को हीट देते हो या एनर्जी देते हो, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्साइट होकर आगे चला जाएगा, यानी कि ये एक्साइट होकर फर्दर मूव करेगा। अगर दूसरा इसके पास शेल है तो ये उसमें चला जाएगा, तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके पास एनर्जी कम होगी। तो इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं, यानी कि जैसे ही हम न्यूक्लियस से अवे जाएंगे तो क्या होगा, एन का नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एन किसके बराबर है, 1 के, यहाँ पर एन किसके बराबर है, 2 के, यहाँ पर एन किसके बराबर है, 3 के। यानी कि अच्छा, एन 1 बराबर होता है, इसको हम नाम देते हैं के, पहले शेल को, दूसरे को एल, एम, इस तरह से। तो जैसे ही हम न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं, यानी कि शेल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये आपने चीज याद कर लेनी है, सही है। अब क्या होता है कि एटम ना तो एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करता है ना लॉस करता है जब इस एक ही ऑर्बिट में घूम रहा होगा। सपोज करें कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो इस टाइम ना ये एनर्जी लूज करेगा, नो लूज और गेन ऑफ एनर्जी, ना एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा एनर्जी। ये बहुत पोस्टुलेट्स हैं, बोहर ने जो साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जो करेक्शंस करवाई थी, ये उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि ना एनर्जी एटम लूज करेगा ना लॉस करेगा जब किसी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर हो। एटम या इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी लेगा या रिलीज करेगा जब वो ट्रांजिशन करता है। यानी कि ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ट्रांजिशन का मतलब है ये जंप करना, इस शेल से ये दूसरे शेल में चला जाए, ऊपर वाले में, या ऊपर वाले में से नीचे में चला जाए, सही है। तो इसके लिए, ट्रांजिशन के लिए इसको एनर्जी दरकार होगी, इस ट्रांजिशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सही है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप पता होने चाहिए, जो इसे क्लियर हुआ, समझ आया ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि के शेल, एल शेल, एनर्जी, थोड़ा क्लियर हुआ। अब आगे जो है इस पर कॉन्सेप्ट है, और क्लियर हुआ, समझ आया सबको? ओके 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 ओके। ये पहला शेल है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, और नीचे ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, सही है। अब एक चीज देखें, जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर था, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस ऊपर वाले शेल के अंदर भेजना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको एनर्जी दूंगा, यानी कि मुझे, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले शेल में जाने के लिए मुझे लालच देनी पड़ेगी कि मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ, आप दूसरे शेल के अंदर चले जाओ, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर है। फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ना एटम एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, ना एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन ना गेन करेगा। अब जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये जल्दी तेज घूमेगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, फिर ये हायर एनर्जी की तरफ जंप कर देगा, यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी कि ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, इसकी एनर्जी ज्यादा। तो अब एक चीज देखें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि अपने रेमो क्रम पे छोड़ दूंगा कि इसकी मर्जी जो करे। अब थोड़ी देर के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एक्साइटेड स्टेज में एनर्जी वापस आता है, यानी कि ये वाला ऑर्बिट छोड़कर अगर पहले वाला ऑर्बिट है, यहाँ पर देखो,
ये एरो कहाँ 1 से 2 की तरफ, और ये वाला एरो कहाँ है 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एनर्जी जो इसको मैंने दी थी वो ये एनर्जी रिलीज करेगा। सही है, ये एनर्जी रिलीज करेगा। और जब एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को देते हैं या फिर हम जो रिलीज करें वो किस बराबर होती है, और किस बराबर होती है। अब कहाँ से आया, 2 से पहले में आया, डिफरेंस निकालो बस आप, डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि वैल्यू उसका ज्यादा होगा, नेगेटिव में नहीं आता। डिफरेंस यानी कि पॉजिटिव आता है क्योंकि आप लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो। और ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो के अंदर होगी। सही है, ये वाली चीज समझ पहले शेल से दूसरे शेल के अंदर जा रहा है तो हम उसको अपने तरफ से एनर्जी दे रहे हैं, और जब ये दोबारा A2 से M1 की तरफ आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, इसको हम एडिशनल एनर्जी नहीं देंगे। तो इससे आपने ये चीज समझ लेनी है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी लेकर जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कौन सा है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और ये नीचे वाला केस कौन सा है, एनर्जी एमिशन। ये वाला क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको। ओके, वॉइस और वीडियो सबके पास क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी के पास। किसी के पास वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा। ओके, क्लियर है। ओके ओके, अच्छा जिसके पास इशू आ रहा है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरे फोन के अंदर जो है ना वो शायद मसला है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। आज आज कोई इशू नहीं है, लाइट आ गई है। रिकॉर्डिंग में खुद भी मैं करता हूँ, देखता हूँ आपके लेक्चर के बाद। आप लोग तो सुनते नहीं हो, मैं सबसे पहले मैं ही रिकॉर्डिंग, उसके बाद अपलोड करता हूँ। एक क्वेश्चन है, हाँ बाबा पूछो, पूछो जो क्वेश्चन है पूछो। टाइप करो। हाँ ये बोहर ने बताया था, ये जो फिक्स एनर्जी का सुना देता हूँ। ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ना, ये बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके 3 पास्टुलेट्स हैं ये। सही है, तो अगर मसला आ रहा है तो फिर क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपका खत्म हो गया है। प्रैक्टिस के लिए फिर कल प्रैक्टिस कर लेंगे और न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। पता नहीं क्यों आ रहा है इशू, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता जब, पता है ना आपको, क्योंकि एक ही टाइम पे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आपकी तरफ भी ध्यान होता है, और लाइट भी एडजस्ट होती है, स्लो होती है अब और हाई होती है, यानी कि डिम और हाई होती है। तो मेरा ध्यान जो है ना बार बार आपकी तरफ होता है कि ये कोई इशू तो नहीं आ रहा। और ब्लूटूथ भी कनेक्टेड होते हैं, कोई नोटिफिकेशन वगैरह वो तो मैं ऑफ कर देता हूँ, लेकिन किसी ना किसी की कॉल वगैरह आ जाए तो फिर भी ये मसला होता है। अभी सही है वीडियो,
इसी वजह से मैंने क्लास रखी थी कि कल क्लास नहीं हुई तो आज हम कंपनसेट कर दें। कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि कल सुबह से लाइट नहीं थी। सुबह 10 बजे से लेकर एक बच्चा है यहाँ पे जिसका मैं नाम लेता हूँ बार बार, पापा, उसको पता है, ये सेम सिटी के हम। सुबह से लाइट नहीं थी और लाइट आई थी मेरे ख्याल से 4 बजे। और मैं सोता थोड़ा कम हूँ रात को, तो मैं सोया हुआ था। फिर उसकी वजह से गर्मी लग गई, रूम पूरा गर्म हो गया था, एसी वगैरह बंद था, तो कंजेस्टेड एयर यानी कि हो गई। फिर उसके बाद तबीयत मेरी खराब हो गई। आज भी जब पहले मैंने क्लास ली थी, स्टार्ट की थी, तो गर्मी थी बहुत। सही है, वीडियो सही आ रही है, वॉइस वॉइस का इशू आ रहा है मेन, इसी वजह से पूछ रहा हूँ बार बार। ब्लूटूथ में अपने डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा करूँ मैं? जब मैं, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या समझे, दूसरी तरफ से कोई समझे कि पढ़ना नहीं चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि जब आप बोलते हो तो इश्यू नहीं आता, जब पढ़ाते हो तो इश्यू आता है। चैप्टर खत्म हो गया है, ऐसा भी नहीं है। ओके ओके, तो बाकी बच्चे बताएं कि क्या करना है, अभी पढ़ाऊं या बस खत्म करूं इसको। या कल से पढ़ा लें। ओके, वॉइस इशू आ रहा है अभी भी, या पढ़ाऊंगा तो फिर आएगा? और क्लास जो मैं बार बार एंड कर देता हूँ ना जल्दी में, अगर कोई इशू होता है आपके पास तो मैं एंड इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए, क्योंकि एंट्री वाले बच्चे हो आप, आपके पास टाइम वैसे भी कम होता है। हमारा क्या है, हम तो वैसे ही फारिग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, अब ठीक है, अब मुझे भी ठीक लग रहा है थोड़ा। सही है। अब एक चीज आप दोबारा से देखें कि जिस तरह से आप एनर्जी, यानी कि अगर दूर जाओगे, अब ऊपर की तरफ देखो, ये N1 है और ये N2 है। हम एनर्जी का डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं? फाइनल ई एफ माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल किस में गया है? E2 में, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? E2 माइनस E1। E1 कौन सी है? ये N1 वाली, तो इस वजह से मैं, इनिशियल कौन सा है? E1। यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंस उल्टा निकलेगा। इसमें कंफ्यूज मत करना खुद को। यहाँ पर फाइनल कौन सा है? E1 माइनस इनिशियल कौन सा है? E2। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। जब भी आपको पता ना चले ना कि E1 कौन सा रखना है, E2 कौन सा रखना है, तो वैल्यू वो रखो जो बड़ी हो। एनर्जी की अक्सर वैल्यूज आपको नेगेटिव के अंदर मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव 9.5 और यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव 18.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? अगर ये ऊपर वाली या नीचे वाली? इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी। बड़ी वैल्यू कौन सी है? ए वाली, बी वाली? बड़ी वैल्यू कौन सी है? ए वाली या बी वाली? फर्स्ट वाला। ओके गुड, हाँ फर्स्ट वाला ही होगा। अब देखिए डिफरेंस किस तरह से निकालोगे आप। अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। E1 E2 में बड़ी वाली वैल्यू रखें पहले, कौन सी है? 9.5। माइनस करें कौन सी? छोटी वाली, माइनस 18.5। ये बीच वाला फार्मूले का माइनस है, इसमें गलती मत करना। अब ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बताए क्या बनेगा? ये बनेगा 9.5 माइनस का, ये प्लस का बनेगा 18.5। 18.5 में से 9.5 निकालो, बाकी बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पॉजिटिव में जवाब आया। मैंने आपको बताया ना डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंस यही होता है, फर्क। फर्क जिस तरह से हम बोलते हैं ना, इसमें क्या फर्क है इन दोनों में, तो ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर चीजें पढ़ी होंगी और ये इतनी कोई चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यहाँ पर जो मुझे समझानी थी ये चीज, वो ये मुझे समझानी थी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? एनर्जी का डिफरेंस बढ़ रहा है। एनर्जी का डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है एनर्जी जब बढ़ती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमारा हमेशा उल्टा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो एनर्जी अपना वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज। सही है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं।
नहीं चला बस कोई नहीं बुझा मुझे। अब सवाल है 1 अपॉन lambda is equals to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये फॉर्मूला है फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। आर आपके पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू क्या है इसका 1.07 इंटू 10 पावर कितना वैल्यू है इसका रेडबर्ग का 34 तो नहीं है और 7 है। इसका वैल्यू क्या है 10 पावर 7। सही है। अच्छा यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने सीरीज पढ़ी होगी कौन सी, लेमन, बामर, क्वेश्चन, ब्रैकेट, लेमन, बामर, क्वेश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ठीक है, ये 5 हमारे पास जो है वो सीरीज होती है। अच्छा सबसे पहले डिस्कवर कौन सी हुई थी, बामर सीरीज। ये फर्स्टली डिस्कवर्ड पहले पहले डिस्कवर हुई थी। और ये विजिबल रीजन के अंदर लाया करती है। ये किसके अंदर होती है, विजिबल। इसको बामर को याद कर ले, ये विजिबल के अंदर होगी। इससे ऊपर वाली जो होगी वो होगी इंफ्रारेड, अपना इसके अंदर अल्ट्रावायलेट आई थिंक, इंफ्रारेड। और बाकी नीचे वाली होंगी अल्ट्रावायलेट। ये होगी इंफ्रा और नीचे वाली अल्ट्रावायलेट। सही लिख रहा हूँ, बाबा क्लास के अंदर है। बामर सीरीज, क्वेश्चन, ब्रैकेट, पी फंड और सबसे पहले लेमन। पहले पहले डिस्कवर कौन सी हुई थी, बामन। लेमन अल्ट्रावायलेट होगा, ये बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं है इस वजह से पूछ रहा हूँ। बाकी इंफ्रारेड होगा, बाबा कंफर्म है ये आपको, क्योंकि ये चीजें सिलेबस में नहीं है ना तो इस वजह से, लेकिन बताने के लिए याद कर लें आप। ओके, बाबा कह रहा है कि ये जो होगा वो अल्ट्रावायलेट होगा और ये इंफ्रारेड। चलो सवाल इसमें से समझने वाली बात कौन सी है, सवाल ये है कि जब लेमन के लिए आप याद कर लें कि जब इलेक्ट्रॉन कोई जंप करेगा किस कौन से शेल के अंदर, पहली शेल के अंदर। जब कोई इलेक्ट्रॉन आया किसी दूसरे ऑर्बिट से, उसने जंप किया किसके शेल, कौन से शेल के अंदर, पहले शेल के अंदर, तो उसको हम नाम देंगे लेमन। बामर के लिए एन का क्या नंबर होगा, वैल्यू 2। क्वेश्चन के लिए 3। ब्रैकेट के लिए n इज इक्वल्स टू 4 और पी फंड के लिए n इज इक्वल्स टू 5। अब इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहा है वो इससे वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि इसको अगर मैं नाम दूं n1, इसको मैं नाम दूं n2, इसको मैं नाम दूं n, इसको अगर मैं नाम दे रहा हूं सपोज करो कि ये n1 है, ये सारा n1 है पूरा, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ n2 की वैल्यू, n2 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 यहाँ पर भी n2। तो यहाँ पर n2 क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, यानी कि 2 3 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर क्या होगा 2 है 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। सही है, यहाँ पर 3 में आएगा तो 3 में आएगा तो 4 से आएगा, पीछे वाले से नहीं आएगा, 4 से आएगा, 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और ये क्या बनेगा 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। और ये क्या बनेगा 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। यानी कि जिस शेल में आएगा उससे ऊपर वाले में आएगा या उससे मजीद ऊपर वाले में। तो अगर n1 है, 1 के अंदर आ रहा है तो क्या बनेगा n2, यानी कि जिस शेल में से आ रहा है वो कौन सा होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा 5 होगा इंफिनिटी तक।
अगर n1 यानी कि 2 है, यानी कि के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस कौन से शेप में से आएगा, तो 3 में से आएगा या 4 में से या 5 में से, इंफिनिटी में से, कहीं पर कहीं से जा सकता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू समझ आई कि ये किस तरह से हुआ, ये वाला क्लियर हुआ, समझ आया? समझ आ रही है चीजें? ओके, ये समझाने में इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूँ ना, वो अगर जल्दी जल्दी में करते जाऊंगा ना प्रॉब्लम, तो आपको समझ नहीं आएंगे। और यानी कि अगर प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, आपके ग्रुप के अलावा एक दूसरा ग्रुप ये मेडिकोस, उसका मैं एडमिन हूँ, और उसमें एड हूँ मैं, वहाँ पर जो है बच्चों को जो भी डाउट आते हैं वो पूछते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी में करके देता हूँ ये सारी चीजें। लेकिन ये समझाने में इसलिए लग रहा है आपके आपके जहन में ये बातें बैठे, n1 का वैल्यू क्या है, n2 का वैल्यू क्या है, ठीक है, लेमन क्या है। अच्छा, लेमन के लिए अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो ये जो n1 है इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन इंटरिंग। अच्छा, कई कई जगह पर इसको p और q के साथ भी डिनोट करते हैं, p और q के साथ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, सही है। तो आपने याद कर लेना है कि अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा बामर सीरीज में, तो आपने बोलना है कि बामर के लिए इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सेकंड शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर। इसको नाम मैं दे सकता हूँ 1 के अलावा k, इसको मैं नाम दे सकता हूँ 2 के अलावा l, 3 को m, इसको n, k l m n, और यहाँ इसको o। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन n शेल के अंदर आ रहा है, सही है, तो उसकी जो वेवलेंथ की सीरीज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी ब्रैकेट। अगर इलेक्ट्रॉन m शेल के अंदर आ रहा है, तो उसकी ब्रैकेट अपना वेवलेंथ की सीरीज कौन सी होगी, क्वेश्चन, सही है। ये वाली चीज समझ आई, क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? जल्दी कर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, वॉइस का इशू? वॉइस अभी तो क्लियर है ना, अभी वॉइस में कोई इशू तो नहीं आ रहा? आई थिंक अभी क्लियर है, क्योंकि अभी मेरे साइड से भी ये ब्लर वगैरह नहीं हो रही। ब्लर मतलब ये अपना लेग वगैरह नहीं हो रही, पहले वीडियो क्लियर थी, स्लो हो रही थी बार बार। मैसेज करके बता देता कि पता चले। ओके ओके, क्लियर है, वर्ती ऐसे वर्ती। अच्छा, आप देखें वेवलेंथ का जनरल फार्मूला क्या था, वेवलेंथ का 1 upon lambda is equals to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। तो अब अगर ये फॉर्मूला मैं रखूं किसके लिए, लेमन के लिए, ये सारे सवाल बता रहा हूं एमसीक्यू, अगर आपसे ये पूछे कि ये किस सीरीज के लिए है, ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर पूछे कि दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, कौन सा फार्मूला लिखो, 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 square minus 1 upon n square। अगर और यहाँ पर आपको बोल दे ये वाली जो है n2 is equals to n plus 1, ये तो आपको वैसे भी पता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए, 1 upon 1 square minus 1 upon n square, जनरल फार्मूला ये है, ये कौन सी सीरीज के लिए होगा, लेमन। अच्छा, बाकी बच्चे बताएं, सही बता रहा है ये लेमन होगा? किसी और को समझ आ रहा है या किसी और को आंसर पता है इसका? क्या मैं कर रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि n की वैल्यू 1 होगी अगर, तो ये सीरीज होगी लेमन। हाँ गुड, जिन्होंने लेमन कहा है वो सही कहा है, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो ये सीरीज बनने जाएगी लेमन। अगर n की वैल्यू 2 रख दूं, यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा रखूं, ये r रखी मैंने, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रखा माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि n कोई भी हो सकता है, n इससे ग्रेटर होगा कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि इस वैल्यू से बड़ा होगा, यानी कि 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, सही है। ये वाली सीरीज कौन सी होगी,
ये होगी बामर, और ये पास्ट के अंदर सवाल आ चुका है। बामर सीरीज के लिए ये वाला एक्सप्रेशन दिया था, ये वाला सवाल दिया था इन्होंने 1/2 स्क्वायर, ये पूरा इक्वेशन लिखा हुआ था, बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन भी बोल सकते हो, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। यही सवाल पूछ रहा था, चार ऑप्शन थे, बामर, ब्रैकेट, तो बामर। अगर मैं इस तरह से लिखूं 1/, लैम्डा इज इक्वल्स टू r, और यहाँ पर मैं लिखूं अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/4 स्क्वायर 1/n स्क्वायर, तो ये किसके लिए है? ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए है? ब्रैकेट, ब्रैकेट, गुड, ओके। अच्छा, अगर इस वाले शेर में पूछूं आपसे n1, अगर n1 में ना लिखूं, मैं आपसे सवाल पूछूं ये वाला इक्वेशन देकर, ये मैंने सवाल किया इक्वेशन में, और मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन, इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन विच शेल, और मैं ऑप्शंस में 1 2 ना दूं, ऑप्शंस में मैं वही दूं जो जिस तरह से मैंने आपको बताया है। मैं ऑप्शन लिखूं के शेल, ऑप्शन बी एन शेल, ऑप्शन सी एन शेल, ऑप्शन डी एन शेल। तो ये कौन से वाले शेल में जाएगा? के शेल, एल, एम, एन, एन के अंदर जाएगा, बिल्कुल। बाकी बाकियों को समझ आ रहा है? ये के एल एम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? ओके, डी, इट इज गुड, डी वाला होगा ये वाला, क्योंकि मैंने आपको कहा ना न्यूक्लियस के करीब करीब जो शेल होता है उसका नाम होता है के, दूसरे को एल और एम, एन, इस तरह से। तो ये याद कर लो, के अगर अगर बोलेंगे के शेल है, इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ शेल की वैल्यू क्या है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, कार्य दो नहीं क्लियर हुआ है सबको? अभी मैक्सिमम मिनिमम वाला सवाल आएगा, वो बताता हूं मैं, पहले कॉन्सेप्ट आपके बना लूं कि किस तरह से सवाल होते हैं, ये क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी, ये बेसिक इन चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 2-3 सवाल करवा दिए। पता है, इक्वेशन देकर आपसे सवाल पूछ ले, इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर एंटर कर रहा है, आप बता सकते हो। के की वैल्यू, अपना शेल की वैल्यू कौन सी है? के है, एल है, एम है, एन है, ये भी आप बता सकते हो। सही है, ये चीजें देखूं मैं, बाकी इसमें कोई मिसिंग तो नहीं हो रहा। अगर मैं सवाल लिखूं इलेक्ट्रॉन is entering in L shell from far point nearly infinity. Find wavelength emitted. Find wavelength, बस इसको इस तरह से लिखो, wavelength, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है किस शेल में। सवाल देखा करो कि क्या पूछ रहा है, पहले पहले इसने पूछा क्या, इसने वेवलेंथ पूछी है, तो वेवलेंथ वाले आपके पास फॉर्मूलाज कौन से हैं और आपको डेटा कौन सी गिवन है। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कौन से शेल के अंदर, एल शेल, तो एल के लिए एन का वैल्यू क्या होता है? 2, एक तो हमें वैल्यू ये पता चल गया, और एंटरिंग के लिए मैंने आपको बताया था n1। अच्छा, कहां से आ रहा है? ये आ रहा है फार पॉइंट, फार पॉइंट को इन्फिनिटी पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन इसने खुद ही आगे चलकर एक्सप्लेन किया है कि इन्फिनिटी, यानी कि n2 क्या है? इन्फिनिटी। डेटा हमें मिल गई।
डेटा में क्या क्या चाहिए था हमें? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1 lambda is equals to r 1/n1 square minus 1/n2 square। n1 की वैल्यू गिवन है, n2 की वैल्यू गिवन है, लैम्डा पूछा है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? इसको फॉर्मूला लगाना है सिंपल। अब ये किस तरह से करेंगे? ये मैंने किया 1 lambda, r को मैंने जैसा था वैसे ही रखा, 1/n स्क्वायर, n यानी कि 2 के बराबर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यहाँ पर कितना है इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, मैंने आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बताया था, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा कहाँ 1 lambda इज इक्वल्स टू r/4, ये तो हो गया जीरो, जीरो इसमें से निकालेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो अभी आपको 1 lambda नहीं चाहिए, lambda की वैल्यू चाहिए, तो lambda हमें मिलेगा 4/r। अच्छा, यहाँ पर अगर r का वैल्यू रखोगे कितना 1.07 या 97 into 10 power 7, तो ये आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। और कितनी मिलेगी ये देखो, इसको शॉर्टकट भी देख लो, 4/r। आप सोचोगे ये कैलकुलेटर से होगा, क्यों भाई कैलकुलेटर से क्यों होगा? ये देखो 1.097 into 10 power 7 है ना, इसको तो सीधा ऊपर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 4 into 10 power -7, पावर नीचे प्लस का है, ऊपर चला गया माइनस का हो गया, सही है। अब नीचे देखो ये 1.009 है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 सपोज क्यों नहीं कर देते, इसको 1 सपोज करो, तो 1 को जब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 into 10 power -7 मीटर, ये आ गया ऑप्शंस के अंदर। अगर ये वाला ऑप्शन ना हो, ये हो, तो इसको भी कर लो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। इस 1 पॉइंट, इसका जो वैल्यू है ना, ये इसको 1 सपोज कर लेना हमेशा, इससे आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैथमेटिकली आपको चीज बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि 1.099 पता नहीं क्या आएगा, तकरीबन 1 है ना, इसको 1 के साथ डिवाइड करो बस। यूजफुल ट्रिक, हाँ ये काम की चीज है, सही है। क्लियर हुआ? जरूरत ही नहीं है इसको करने की 1.099 की, आप खाओगे खुद को कंफ्यूज करते हो। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, अपना एनर्जी का फॉर्मूला होता है कौन सा? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या इसको एच एफ भी लिख सकते हो आप। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो है ना, हमने निकाला था प्लैंक्स क्वांटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, ये अपना जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसके अंदर ये थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके हिसाब से एटम जो एनर्जी लेता है यहाँ जो है वो रिलीज करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, एनर्जी पैकेट्स। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो पूरा का पूरा फोटॉन लेगा या पूरा का पूरा फोटॉन छोड़ेगा, सही है। ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन ले और आधा सॉरी आधा फोटॉन ले और आधा छोड़ दे। ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड मत करो खुद को, फॉर्मूला देखो E इज इक्वल्स टू HF, ये किससे आता है? ये प्लैंक्स रिलेशन है या प्लैंक्स क्वांटम का। और दूसरा एक आइंस्टाइन का एनर्जी का फॉर्मूला है, वो कौन सा है? mc²। यहाँ पर c होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसमें से 2-3 फॉर्मूलाज देख लो। अब जब एक साइड इक्वेशन की इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है। तो अच्छा, पहले इस वाले फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पता है? मैं इसको मोमेंटम P इंटू सी भी लिख सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एम सी इंटू सी, एम सी यानी कि एम इंटू वी, एम वी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। मोमेंटम आपने पढ़ा है ना, एम वी। यहाँ पर वेलोसिटी है, ये सी भी वेलोसिटी है, तो ये मैंने रखा यहाँ पर P और ये C। तो अगर आपसे ये इक्वेशन देकर, यानी कि फ्रीक्वेंसी देकर, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो, ये चीज गिवन हो, और फ्रीक्वेंसी सॉरी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो और मोमेंटम पूछे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी देकर मोमेंटम पूछे, तो आपने किस तरह से करना है? इस तरह से, एनर्जी इज इक्वल्स टू HF, ये क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू P.C, और P किसके बराबर है? MC के, सही है। फिर भी आपको सेम फार्मूला मिलेगा। अब ये दोनों साइडें इक्वल है, तो ये भी क्या होंगी? इक्वल। तो ये आपको किस तरह से रखना है? PC इज इक्वल्स टू HF। अब यहाँ से मोमेंटम निकालो, P इज इक्वल्स टू HF/C, मोमेंटम आप निकाल सकते हो। अच्छा, मोमेंटम देखकर फ्रीक्वेंसी पूछे, इन दोनों रिलेशंस की मदद से आप निकाल सकते हो।
एक मजे वाली बात और, हमने एक वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, v = f लैम्डा। ये पढ़ा तो हमने नहीं है, मतलब आपने पढ़ा होगा, मैंने भी देखा है। ये किसके अंदर होता है? ये होती है वेव के अंदर, वेव्स वाले चैप्टर के अंदर। ये वेव्स वाले चैप्टर के अंदर क्या आप वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ते हो, v = f लैम्डा। अब देखें यहां से वेलोसिटी आपने किस तरह से रखनी है, यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखें, फ्रीक्वेंसी किस तरह से मिलेगी, v लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी का अगर मैं वैल्यू निकालूं, f को यहीं पर रखूं, तो किस तरह से मिलेगा, लैम्डा उधर चली जाएगी, v लैम्डा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो है E = hf, एनर्जी वाला, इसमें क्या करो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखो ये वाला, तो ये क्या बन जाएगी, E = h v, और v इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी होती है, ये c वाली, या फोटॉन के लिए c लैम्डा। तो ये दूसरा एक फॉर्मूला है। जब आपको फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो तो अपना आप निकाल सकते हो इससे। इसको मैं किस तरह से बोलूंगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन बट लैम्डा इज गिवन। जब वेवलेंथ गिवन हो तो आपने इसमें 2-3 फॉर्मूले काम किए हैं, ठीक है। अब ये चीज समझ आई, ये रिलेशन किस तरह से मैंने निकाले, ये समझ आया आपको, ये रिलेशन किस तरह से निकले, इसमें से फंसना मत। फार्मूला 1-2 याद कर लो, ये 2 फार्मूला याद कर लो, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। इसमें दोनों में से आप फार्मूला निकाल सकते हो अगर आपको बाकी फार्मूला पता है। ज्यादा से ज्यादा 3 फार्मूला ये। ओके ओके गुड, जिन चीज को समझ आ रहा है अच्छी बात है, माशाल्लाह आपको समझ आना चाहिए। अच्छा एक चीज और, एक सेकंड मैं इनको इसका एसेस ले लूं, फिर मैं आपको बता दूंगी कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको लाजमी याद कर लेने। अब मैं दोबारा से ये फार्मूलाज लिख रहा हूं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए 100%। पहला फार्मूला कौन सा है, पहला है E = hf। अब ये मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी v अपान, या इसको मैं लिख रहा हूँ c लैम्डा के, इसको यहाँ पर रखो, E = hc लैम्डा। एक फॉर्मूला मिला ये, ठीक, ये याद कर लेना है आपने। इसको मैं रेड के साथ जाहिर करता हूँ, एक ये, दूसरा ये। अच्छा तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, E = mc²। अब ये आपको याद होना चाहिए, इसकी मदद से आप बाकी रिलेशन निकाल सकते हो। अच्छा P = mc, P क्या है, मोमेंटम, ये क्या है, मोमेंटम। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं E = P × C। क्लियर हुआ, P × C। ये वाले फॉर्मूलाज एक याद करो, एक में से दूसरा निकला, ये याद करो, इसमें से ये वाला फॉर्मूला निकला। ये मेन 2 फॉर्मूलाज हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये वाले 2 मेन है अगर रिलेशन पता है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुआ, ओके ओके। अब देखें एक चीज, हमारा जो पहला शेल होता है ना, पहला शेल, ये पूरे एमसीक्यूज के लिए पॉइंट बता रहा हूँ, ये सिलेबस के अंदर कुछ नहीं है। पहला शेल, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की होती है अच्छा इसको निकाल सकते हो आप, किस तरह से निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, वो आप याद कर लोगे तो अच्छे से आप एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी शेल की। एनर्जी ऑफ nth शेल, यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड शेल की एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, कौन सा, अच्छा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये वैल्यूज जो है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बेसिकली इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये किस तरह से पता चल रहा है कि आपको यूनिट ऑफ एनर्जी, W = QV, ठीक है, QV, Q क्या है, चार्ज, कूलम इंटू वोल्ट। तो जब एक कूलम चार्ज मूव करती है किससे, 1 वोल्ट से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया नहीं था, भूल गया था। चार्ज कितनी है 1 कूलम और पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट। तो जब छोटी सी एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, सॉरी यहाँ पर 1 कूलम नहीं, जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो एक पोटेंशियल में से क्रॉस करे तो उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये यहाँ पर क्या है वर्क, वर्क क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये यूनिट किसका बना, एनर्जी का। क्या पता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, ये से पास्ट के अंदर आपने क्वेश्चन से देखे होंगे। एनर्जी ऑफ nth शेल, ये आपने किस तरह से निकालनी है, ये आपने निकालनी है इस तरह से। इसको मैं रखूंगा en किसके लिए, nth शेल के लिए, बराबर रखूंगा, ये मैं दूंगा माइनस। अब ये माइनस क्यों है ये भी मैं बताता हूँ आपको। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब जिस भी शेल की एनर्जी पूछे आपसे, आप इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हो। पहले की आपने याद कर लेनी है और इसके 2-3 वैल्यूज आप याद कर लो तो भी अच्छी बात है, वरना आपको निकालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर मैंने आपकी एनर्जी निकाली है कितनी 13.6 और यहाँ पर n कितना है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड शेल की एनर्जी यानी कि n बराबर 2, इसकी एनर्जी कितनी मिलेगी, तो ये हम कर सकते हैं। बराबर रखेंगे कितना माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। n कितने बराबर है 2 के बराबर, तो ये बन जाएगा 4। इसको 4 के साथ डिवाइड करो, कितना होगा 13 को डिवाइड करो, फिर जो है वो वैल्यू जो बचे उसको आगे लेके जाओ 3 और ये 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप करके देखो, ये 13.6 टेबल पढ़ो, इस पर कितने मरतबा जाएगा 3 मरतबा, तो ये हुआ 12, इसमें से निकाला 1 बचा, ठीक है। पॉइंट आपने सेम रखा, ये 16 और ये 4, ये हुआ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे आप मजीद अगर तीसरे का निकालना चाहो तो इसको किसके साथ डिवाइड करोगे 9 के साथ। तो यानी कि एनर्जी का जो रिलेशन है वो किस तरह से बन रहा है, इस रिलेशन को आप थोड़ा सा देख लो किस तरह से। पहले शेल की जो एनर्जी है वो कितनी है, पहले शेल की, यहाँ पर मैं अगर रेशियो निकालू 1 शेल n1 n2 n3, अगर इन तीनों के मैं रेशियो निकालू किसके हिसाब से E1 E2 और E3 के हिसाब से, तो ये किस तरह से बनेगा, पहले n की वैल्यू 1 है तो ये 1, n2 की वैल्यू ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा क्या 9। सही है। यहाँ पर एनर्जी किस तरह से आएगी, यहाँ पर एनर्जी आएगी 13.6 अपॉन 1 रेशियो 13.6 अपॉन 4, यहाँ पर आएगा 13.6 अपॉन 9। ये रेशियो इस तरह से आएगा। क्लियर हुआ, समझ आया, कॉन्सेप्चुअल चीजें लग रही है, सवाल इस तरह से देखोगे। वैसे ये चीजें हैं नहीं, आप जो लोग पढ़ते हो ना, कभी कभी ये जो डिसएडवांटेज होता है ना स्टूडेंट्स को, जो बुक्स उनके लिए ये डिसएडवांटेज होता है, वो मटेरियल प्रैक्टिस नहीं करते। जो बच्चे प्रैक्टिस कर जाते हैं फिर वो क्या कर जाते हैं। समझ आया ये, क्लियर हुआ सबको, क्लियर, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके अच्छा, एक काम करें, यहाँ जो n का वैल्यू है ना, इसको हम स्क्वायर नहीं करते, बस इसको जनरली रख देते हैं, यानी कि n1 1 है और n2 2 है, यहाँ पर n2 n3, ठीक है। इसको ये क्लियर करना, मैं एसएस ले लूं, सर ये रेशियो वाला थोड़ा रिपीट करें। अच्छा रेशियो वाला मैं बताता हूँ आपको। अच्छा एक चीज याद कर लेनी है कि ये इसका जो वैल्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। तो अगर जूल के अंदर पूछे तो किस तरह से करोगे, जूल के अंदर पूछ ले अगर, तो जूल के अंदर पूछे अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बराबर होता है 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल के। सही है। तो क्या कर लेना है आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाकर यहाँ पर क्या रख दो, ये वाला वैल्यू 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल, आपका वैल्यू जूल के अंदर आ जाएगा। अच्छा मैंने आपको कहा कि ये मैं माइनस दे रहा हूँ, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस किसके लिए, ये माइनस बाइंडिंग के लिए। आपको एक चीज पता है, मैंने अभी आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया और ये ग्रेविटेशन वाला सिलेबस नहीं है। तो एक चीज देखें, आपको आप जिस एनर्जी के साथ चिपके हुए हो ना, दैट इज माइनस जी एम
m अपॉन r, ये वो एनर्जी है जिसके साथ आप जमीन से चिपके हुए हो। अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे पास कोई ऐसी पावर आ जाए, मैं आपको एक एनर्जी दे दूं, कौन सी, प्लस जी एम अपॉन आर, तो ये वाली एनर्जी इस एनर्जी को कैंसिल कर देगी और आप क्या करोगे, हवा के अंदर फ्लोट करोगे जमीन के साथ। नहीं नहीं, एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता बाबा, एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर उसके अंदर है, फोर्स के अंदर, स्क्वायर फोर्स के अंदर है। हाँ याद आ गया, फोर्स है ना। एनर्जी कैसे निकालते हो, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स के अंदर क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये आर में खत्म हुआ, जी एम अपॉन आर। ठीक है, इसको छोड़ो बहरहाल। अगर ये आपको मैं चीज समझा रहा हूँ, अगर मैं माइनस जी एम अपॉन आर को अगर आपको एनर्जी दो प्लस जी एम अपॉन आर, तो आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाओगे, यानी कि फ्री हो जाओगे। यानी कि ये माइनस क्या शो हो रहा है, ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये हमें बाइंडिंग शो कर रहा है। या बाइंडिंग के लिए आप अट्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, कि आप अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो इस एनर्जी के साथ। तो ये वाली जो है ना वैल्यू माइनस 13.6 अपॉन, इसके अंदर नीचे क्या है, एन स्क्वायर। अगर मैं पहला शेड रखूं, एन वन में रखूं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस 13.6। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाद शेल पहला पहला है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसके पास एनर्जी है माइनस 13.6। अगर मैं सिर्फ एनर्जी की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि 13.6 एनर्जी वोल्ट उसके पास है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पीवी। अगर मैं बोलूं कि ये है अट्रैक्टेड है या बाउंड है, तो मैं बोलूंगा ये इसके अंदर, ये अपना सॉरी, अगर मैं बोलूं इसलिए अट्रैक्टेड है या फ्री है, तो ये मैं बोलूंगा कि ये अट्रैक्टेड है क्योंकि इसकी एनर्जी माइनस के अंदर है। अच्छा, अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन से बाहर, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मुझे बिल्कुल फ्री कर लेना है ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो मैं इसको 13.6 प्लस की एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी इसको खत्म करेगा और ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर आएगा। अगर मैं इसको इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दूंगा ना, तो पता है क्या होगा, इसकी जो एक्सेस एनर्जी होगी 13.6 इसको कैंसिल करेगा, बाकी जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी ना, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये तेजी से बाहर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और ये प्रॉब्लम्स में ज्यादातर आती हैं, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि माइनस किस लिए और ये अपना किस लिए, एन का वैल्यू किस तरह से होगा ये। अच्छा, क्लियर हुआ, ये सबको समझ आया, तेज तो नहीं हो रहा, मुश्किल तो नहीं हो रहा, किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? वैसे आप माशाल्लाह होशियार हो, सारों सारों को जो है ना जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन थोड़ा ये हल्का फुल्का जो इशू होता है ना उसके अंदर काम बिगड़ जाता है। सही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले राव ने सवाल पूछा था, ये रेशो वाला थोड़ा दोबारा समझें। अब राव देखें, यहाँ पर जब मैं एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, सही है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो एनर्जी का कौन सा वैल्यू आ रहा है, 13। एन वन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये आ रहा है 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, 1। अगर इनटू में बराबर रख रहा हूँ 2 के, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 13.6 अपॉन 4। अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो ये माइनस 13.6 अपॉन 9। यानी कि अगर मैं n1 रेशो n2 रेशो n3 निकालूं और एनर्जी E1 रेशो E2 रेशो E3 निकालूं, तो अगर n1 की वैल्यू 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो एनर्जी क्या है, E अपॉन 1 रेशो E अपॉन 4 रेशो E अपॉन 9। एनर्जी इस तरह से चेंज करेगी, यानी कि पहले के लिए एनर्जी सेम, दूसरे के लिए एनर्जी 4 गुना कम है। ठीक है, 4 गुना कम मैथमेटिकल। वैसे माइनस में वैल्यू है, जैसे आप दूर जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग की बात हो रही है, और ये अपॉन 9 ये सही है। रेशो वाला अभी समझ आया, क्लियर हुआ, मुश्किल तो नहीं हो रही किसी को? ओके ओके, अभी कुछ फार्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए, कुछ चीजें भी बता दी इसके साथ जो रिलेटेड है। बाकी क्या रह रहा, हाँ एक चीज रह गई जो सबसे पहले मैंने आपको कही थी कि लेमडा मैक्स कब होगा, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब इमिट होगी और मिनिमम वेवलेंथ कब इमिट होगी।
सही है। तो एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर ये पहला शेल है n इज इक्वल टू 1, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें से दूसरे शेल से, इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर आ रहा है दूसरे शेल से, सही है। अच्छा, एक दूसरा हमारे पास जो है एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इज इक्वल टू 6, यानी कि छठे शेल से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो छठे शेल से यानी कि जिस शेल के अंदर आ रहा है वो दोनों ये सेम है, n1 भी है यहाँ पर भी n1 है, लेकिन यहाँ पर n2 की वैल्यू चेंज है। ये सेकंड से आ रहा है और ये सिक्स्थ शेल से आ रहा है। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए वाले की या बी वाले की? एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बी वाले की। ओके, बाकी बच्चे बताएं जिनका कॉन्सेप्ट काम कर रहा हो, तो फिर मैं बताऊं। समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रही किसी को, परेशानी कोई? क्लियर हो रहा है सबको? बी, ए, अच्छा, यानी कि कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था, जिसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो एनर्जी क्या करके इंक्रीज करती है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना यहाँ पे, दूर जाओगे एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर जो ज्यादा दूर होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ज्यादा दूर कौन है, n6। जब ये आएगा और ये अपना फोटॉन छोड़ेगा, तो ये भी अपना फोटॉन छोड़ेगा। तो इस फोटॉन की एनर्जी, अगर मैं इसको नाम दूं ई बी और इसको मैं नाम दूं ई ए, तो इस फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे, ई ए से, सही है। अगर मैं टेस्ट निकालूं ये अपना पीएमसी वाला ना, तो मैं ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सवाल दूं। ये जो बच्चे फिजिक्स में रट्टा मार के ये चीजें कर लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा उनको। ये सिंपल सिंपल है ना, देखो क्या हो रहा है, सेकंड शेल से आ रहा है किसके अंदर, पहले शेल के अंदर। इसमें n6 आ रहा है किसके, पहले शेल के अंदर। तो मैंने आपको कहा था जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, यहाँ न्यूक्लियस अगर यहाँ पर हो तो एनर्जी आपके पास ज्यादा है, यहाँ पर हो तो एनर्जी कम है। तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको एनर्जी कम ये रिलीज करेगा, और ये दूर से आ रहा है पहले शेल के अंदर तो ये एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, इसी तरह का सवाल आ सकता है, जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह का सवाल आ सकता है, सही है। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ पापा सबको? थोड़ा बताते जाए मुझे जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ, समझ आया किसी को, कोई प्रॉब्लम? हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, अगर इसमें से दूसरा सवाल पूछूं मैं कि इस इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तीनों का रिलेशन दे दूं, तीनों का फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, एफ ए की या एफ बी की? हाँ, एफ ए की या एफ बी की फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? एफ बी, हाँ गुड। जिसकी एनर्जी ज्यादा, याद कर लो, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अच्छा, लेमडा किसकी ज्यादा होगी, मजे वाली बात हो रही है यहाँ पे। लेमडा किसकी ज्यादा होगी, लेमडा, लेमडा ए की ज्यादा होगी, हाँ। लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों की सेम रहेगी, यानी कि अगर एनर्जी बी की ज्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी भी बी की ज्यादा होगी, लेकिन लेमडा इज ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी। अब एक सवाल में से तीन सवाल पूछ लिए, सही है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने, मुझे कॉन्सेप्ट देना था, इस सवाल की हेल्प से मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट दे दिया। अभी जो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है वो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इसका मैं एसेस ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं किस तरह से करना है आप। अब देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन, अब देखो दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी लेमडा क्या है, यानी कि दूसरे शेल से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है
ठीक है, दूसरे शेल से, तो उसकी लेमडा ज्यादा है। अगर दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी लेमडा क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन दूर से उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उतनी कम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, जब वो इंफिनिटी से आएगा, और वेवलेंथ सबसे कम कब होगी, जब वो इंफिनिटी से आएगा। एनर्जी सबसे ज्यादा कब, जब इंफिनिटी से आया। तो जब इंफिनिटी से आया और एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी सॉरी अपना वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बोल दिया पहले, वेवलेंथ सबसे कम, यानी कि पास से आएगा ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये देखो, ये सेकंड वाले से आया है तो इसकी लेमडा क्या है, ज्यादा। और ये दूर से आया है, दूर से आया है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी अपना वेवलेंथ क्या, इसकी वेवलेंथ कम। यानी कि अगर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है हमें, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को हमें लाना है, अगर n1 का जो वैल्यू है, तो n2 का जो वैल्यू होगा n1 प्लस 1। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है पांचवें शेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को छठे शेल से, सिक्स्थ शेल, इसमें से निकाल कर इसके अंदर लाओ, तो इसकी लेमडा क्या होगी, मैक्सिमम। इसकी लेमडा क्या होगी, मैक्सिमम। अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो मिनिमम किस तरह से निकालोगे, n1 जो भी हो, n2 को क्या रखो, इंफिनिटी। n1 जो भी हो, n2 को क्या रखो, इंफिनिटी। बाबा समझ आ रहा है, सही बता रहा हूँ या कुछ गलत बता रहा हूँ? क्योंकि काफी चीजें मिक्स हो जाती है ना, आप लोग एमटी गेट वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा तेज है, तो चीजें आइडेंटिफाई कर लो। अगर गलती हो जाए तो कहीं पर तो वो बता दिया करो। यहाँ पर ऐसे होता है कि मैं बताता भी खुद हूँ, गलतियां भी खुद ही निकालता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया ये कि कॉन्सेप्ट किस तरह से बना, लेमडा मैक्स कब होगा, लेमडा मिनिमम कब होगा, ये इस वाले सवाल से मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हुआ सबको, मुकद्दस क्लास के अंदर नहीं है क्या? ओके आपका कुछ रॉन्ग, अच्छा ओके ओके, आप प्रेजेंट हो, ठीक है, ओके अभी लेमडा मैक्स और वैल्यू निकाल लोगे ना। बच्चे क्या होता है कि मैथ से डरते हैं, मैथ के अंदर मैथ आपको उतना यूज आपको आना चाहिए, ये अपना कैलकुलस पता नहीं क्या क्या है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा अच्छी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, और ये अपना आने चाहिए कि cos थीटा, ये sin थीटा, बाकी आप कर लो। सही है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अच्छा, एक सवाल करें वाला इसमें से अच्छा, याद है मैंने आपको एक वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ाई थी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लें। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी उसमें, लेकिन एक मजीद चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये अपना कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए होता है, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। इनके अंदर एनर्जी का गैप यानी कि ना होने के बराबर होता है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये एनर्जी का गैप काफी ज्यादा होता है। कौन सी एनर्जी का गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सही है, ये होती है हमारी वैलेंस बैंड और ये होती है कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी हमारा करंट फ्लो करेगा या चार्जेस मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और सेमीकंडक्टर में ये इंटरमीडिएट होता है इन दोनों के, यानी कि दोनों के हाफ के। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसमें जो गैप होता है कंडक्टर्स में, वो ना होने के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर कही थी, या बहुत ही कम होता है। एक चीज और भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है कि ये वाला कंडक्शन जो बैंड है, सपोज करो इस तरह से, इस कंडक्शन बैंड को मैं नाम दे रहा हूँ रेड से, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है, वैलेंस बैंड, और ये ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये वाला कंडक्शन जो बैंड है, इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ और इसको ब्लू से।
तो इनमें इतना फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप इतना कम होता है कि कभी कभी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप समझ रहे हो कि वैलेंस बैंड इसके ऊपर चला जाता है, कंडक्शन बैंड इसके ऊपर चला जाता है, तो ये कभी कभी एक दूसरे को, दोनों जो बैंड है वो ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप्स ईच अदर। मैंने सोचा क्या पता ये पॉइंट पूछ ले। वैसे ये वैलेंस बैंड थ्योरी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स को समझने के लिए ये चीजें लाजमी है। करंट किस तरह से होता है आपको पता है, जब चीजें किसी को पता नहीं होती है ना तो वो ऐसे बोलता है कि पता नहीं है, ये इससे जनरल इस तरह से होगा। सवाल तो इस तरह से होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो अभी वो हमें जवाब मिल गया है कि कंडक्शन बैंड की वजह से, उसमें ज्यादा है, जंप नहीं कर सकते, इसी वजह से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा रिलेटेड था, इस वजह से मैंने बता दिया। सही है। अच्छा, एक चीज और देखिए, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि, अच्छा और एक रेडियस वाला, रेडियस रेडियस अगर आपको निकालना हो पहले शेल का, दूसरे शेल का, किसी भी जो है वो अगर शेल का आपको गिवन हो रेडियस, यानी कि आर एन, तो वो बराबर होगी इसके एन स्क्वायर टाइम्स इंटू आर नॉट। यानी आर नॉट क्या है, ओरिजिनल रेडियस का वैल्यू है। ठीक है, ओरिजिनल रेडियस का वैल्यू आपको गिवन है, जो 5 एंगस्ट्रॉम में भी आपको गिवन हो सकता है और नैनोमीटर में भी। और ये कितना होता है 0.053 नैनोमीटर, 0.053 नैनोमीटर। अगर आपसे पूछे कि जो पहला शेल है ना, न्यूक्लियस से लेकर, रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस से लेकर इस शेल यानी कि इस शेल तक जो डिस्टेंस है ये क्या है रेडियस, और इसको नाम देता हूं मैं आर नॉट। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, 0.053 नैनोमीटर। अगर आपसे पूछे कि थर्ड शेल का रेडियस क्या है, थर्ड शेल का रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ सेम एलिमेंट, तो ये किस तरह से करना है आपने, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 3 रखो यहाँ पर, इसका स्क्वायर करो इंटू आर नॉट, तो ये क्या आएगा 9 इंटू आर नॉट। यानी कि ये अगर आप 3 रखोगे तो ये इसका जो वैल्यू है रेडियस nth, रेडियस ऑफ nth शेल, nth शेल का रेडियस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के साथ, n स्क्वायर के साथ। जैसे जैसे आप अपना दूर जाओगे सेंटर से, तो क्या होगा, जब दूर जाओगे तो n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि जैसे आप दूर जाओगे तो शेल के दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट्स कुछ बने, कुछ कॉन्सेप्ट्स बने या जो थे वो भी चले गए। ओके, ठीक है, मैं इसका एसएस निकाल लूं। अच्छा, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा बताएं बाबा, अगर कोई आपने सवाल देखा हो ऐसा कोई, तो वो मुझे बताओ ताकि वो मैं पढ़ा दूं, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस करवाई है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई चीज आप पूछ सकते हो। अगर वैसे अगर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता ना मॉडर्न फिजिक्स, तो वो ऑलमोस्ट हाफ कर लेता मैं, उसके अंदर सिर्फ अपना फोटॉन वगैरह का जिक्र है, बाकी कुछ नहीं है फोटॉन वगैरह का। अब उसके हिसाब से मैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको पढ़ाऊंगा सारी। और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों चैप्टर्स तो आपके खत्म हो गए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला और ये वाला। लेकिन कुछ चीज मिस तो नहीं हो रही, मुझे थोड़ा बता दें। अच्छा, एक चीज और, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कितनी है एनर्जी, ये अपना न्यूक्लियस पॉजिटिव, इसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शेल की एनर्जी हमने निकाली थी, कितनी थी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी माइनस में। एक चीज याद कर ले, जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में से ऊपर वाले शेल के अंदर जाएगा,
यहाँ इसमें से वापस इस शेल के अंदर आएगा, यानी कि या इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाए या इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाए, तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। यानी कि जो फोटोन रिलीज होगा, जो फोटोन रिलीज होगा या जो फोटोन इसके अंदर एंटर करेगा, वो दोनों इक्वल होगा किसके, एनर्जी डिफरेंस के। ये चीज आपने याद कर लेनी। सपोज करें कि मैं अगर कहूं कि इलेक्ट्रॉन गया है इस शेल के अंदर, यानी कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ गया, तो अब मुझे क्या रखना है, E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल कौन सी है, ये वाली, गया किसमें, -3.4, और किससे गया है, ये माइनस फार्मूले वाला, और इसमें से गया है -13.6। तो इससे वैल्यू निकालो, -3.4, ये बना प्लस, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें से ये माइनस कर लो, जो आपका जवाब आए वो आपका आंसर। अच्छा, और दूसरा क्या, अगर पूछेंगे कितनी एनर्जी इसने रिलीज की, ये कौन सी एनर्जी हमने निकाली, ये लोअर एनर्जी से गया हायर एनर्जी की तरफ, तो ये एनर्जी लेकर गया, एनर्जी का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा वैल्यू कौन सा है, पॉजिटिव का, तो इसमें से वैल्यू आएगा पॉजिटिव। एनर्जी इसने रिलीज कितनी की, वो आपने किस तरह से निकालनी है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल कौन सी, अभी गया कौन से शेल में, -13.6, आया कौन से शेल में से, -3.4, 3.4, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू 13.6, ये हमारा बना प्लस, प्लस 13.4। इसमें से वैल्यू जो आएगा वो माइनस के अंदर आएगा, कोई ना कोई वैल्यू। ये माइनस क्या शो करता है, ये माइनस शो करता है कि एनर्जी रिलीज की है। जब ये ऊपर वाले शेल में से नीचे वाले शेल के अंदर आएगा, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, बाकी इसका डिफरेंस क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। बोहर मॉडल का एनर्जी रिव्यू दे दें अगर जरूरी हो तो, यार थोड़ा जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना कुछ मॉडल बाकी भी रिलेटेड है। ये रदरफोर्ड वाला मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने जो है ना वो अपना एक अलग ही ख्याली पुलाव बनाया था कि अगर एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम के अंदर ना, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। एनर्जी तभी रिलीज होती है या गेन होती है जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे या डी एक्साइट करेंगे, यानी कि बड़े वाले शेल में चला जाए या नीचे वाले शेल में आए, यानी कि शेल चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज फिक्स्ड एनर्जी में कांस्टेंट होगी। इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं, वो आप बाबा खुद ही कर सकते हो, ठीक है, तो आप जो है ना उसको कर सकते हो। अच्छा चलो मैं जल्दी जल्दी में करवा लूंगा आपको। 3 पोस्टुलेट्स हैं, 2 तो मैंने वैसे ही बता दिए आपको जब पहले मैं पढ़ा रहा था। अच्छा, इसका पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना किसी भी शेल के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कुछ डिस्क्रीट शेल्स के अंदर घूमता है, डिस्क्रीट यानी कि फिक्स्ड, फिक्स्ड शेल्स के अंदर घूमेगा और उसके अंदर ही वो रिवॉल्व करेगा उस टाइम। अच्छा, उनको हम नाम देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दूसरा क्या है, एक सेकंड में देखो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी या ये बंद पड़ी है, काम ही खत्म हो जाता रहा। हाँ, चल रही है। अच्छा, दूसरा इसका क्या था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो पॉसिबल है, यानी कि ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के लिए वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं एल के साथ, जिनका जो है एंगुलर मोमेंटम, अच्छा इसको ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एम पी आर के, एंगुलर मोमेंटम बराबर हो एच अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई के। अच्छा, एच अपॉन 2 पाई को हम कभी कभी एच कट के साथ भी लिखते हैं, एच बार भी बोलते हैं इसको, एच कट भी बोलते हैं, एच कट या एच बार। एच बार किसके बराबर है, एच अपॉन 2 पाई, तो मैं अगर एच अपॉन 2 पाई की जगह पर क्या रखूं, एन एच कट, एम वी आर बराबर एन एच कट, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ। अब देखें, पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, इसको पूरे को आप जाहिर करो एल के साथ। अच्छा, वो ये सवाल पूछ लिया यार,
एन एच कट के साथ, इसके साथ। अब देखो पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसकी पता है एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, यानी कि अगर एन 1 के बराबर है तो यहाँ पर 1 रखो, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो एच कट के साथ, ठीक है। एच कट किसके बराबर है, एच अपॉन 2 पाई के साथ, एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एच अपॉन 2 पाई सेम मिलेगा। अगर एन का वैल्यू 2 रखो, एन का वैल्यू 2 रखो तो इसका क्या वैल्यू मिलेगा, एच अपॉन 2 पाई, और ये एन की वैल्यू 2, क्योंकि एन इंटू एच कट है ना, तो एन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एन 2 है तो 2 इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये 2 इंटू 2 खत्म हो गया, ये बना हमारा एच अपॉन पाई। ये आप इसका मैथमेटिकल वैल्यू निकाल भी सकते हो, एच का वैल्यू कितना है 6.34 6.0, इसका क्या वैल्यू है 6.34 into 10 power minus 34 शायद 6.34 into 10 raised power minus 34, मेरे ख्याल से तो यही है इसका वैल्यू। इसको जब आप पाई के साथ डिवाइड करोगे तो आप निकाल सकते हो। अच्छा n3 हो अगर, तो आपने किस तरह से निकालना है, h अपॉन 2 पाई इंटू 3, तो ये क्या बना 3 अपॉन 2 h अपॉन पाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स सिर्फ वही होंगे। पहला जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, पहला जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई, दूसरा जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उसकी h अपॉन पाई, तीसरा जो होगा उसकी 3 अपॉन 2 h अपॉन पाई। ठीक है बाबा, ये समझ आया, क्लियर हुआ? ये यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है h कट का। इसको अगर मैं इस तरह से अलग करके लिखूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टेट ऑर्बिट्स यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई का, और h कट का इंटीग्रल मल्टीपल है, या जो है वो h बार का मल्टीपल है। अच्छा तीसरी जो इसके अंदर पॉइंट थी वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि एनर्जी तभी रिलीज होगी जब ये ट्रांजिशन करेगा, यानी ट्रांजिशन होगी तभी एनर्जी कम या ज्यादा होगी, ठीक है, रिलीज होगी। ये था बोहर का मॉडल, मॉडल। अच्छा और ये किसको करेक्ट करने के लिए आया था, ये आया था रदरफोर्ड को करेक्ट करने के लिए। रदरफोर्ड का मॉडल भी करेक्ट था, उसने न्यूक्लियस का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया था, उसने जो कॉन्सेप्ट दिए थे ना अपने टाइम के अंदर वो बड़ी रिवोल्यूशन थी। उसके बाद उसको बोर ने थोड़ा रेक्टिफाई किया, अभी तो हम बोलते हैं कि पता नहीं इसने क्या कर दिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसने कैलिकुला बना दिया, लेकिन उस टाइम के बाद में जो है वो उस टाइम के हिसाब से ये बड़ी डिस्कवरी थी। अच्छा एक चीज आपको मैं और बताऊं, ये जो सारे साइंटिस्ट थे ना, ये बोहर वाले और ये जो पिछले चीज गलत हुई, आप सब इनसे ज्यादा होशियार हो, ये चीज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप लोग इनसे ज्यादा होशियार हो, क्यों? क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना दैट इज ऑथेंटिक नॉलेज। आगे चलकर इनमें वेरिएशन हो सकती है, आगे वाले लोग हमसे ज्यादा होशियार आएंगे, लेकिन आपको ये चीजें ज्यादा पता है, एक्यूरेट फॉर्म में पता है, उनको इतना चीजें पता नहीं थी। अभी अगर मैं कोई मॉडर्न फिजिक्स वाला कोई सवाल मैं इससे पूछ लेता बोहर से अगर या रदरफोर्ड अगर होता अभी मिसाल, तो वो बता नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स पर काम किया है ज्यादातर, क्लासिकल। और रदरफोर्ड की मिस्टेक इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसने क्लासिकल का प्रिंसिपल यूज किया था, क्लासिकल फिजिक्स का। लेकिन करेक्शन किसने की, वो अपना जो क्वांटम थ्योरी आई आगे चलकर, क्वांटम जो थ्योरी आई उसमें उसने मॉडर्न फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज किया, और उसी की वजह से करेक्शन हो गई, आगे चलकर वो प्रूफ हुआ था, लेकिन फिलहाल इसको बोहर ने थोड़ा बहुत करेक्ट कर दिया अपने हिसाब से, सही है, ट्रांजिशन के हिसाब से। क्लियर हुआ? फोन दे दिया मुझे, क्लियर हुआ, समझ आया सबको? कोई किसी को मसला तो नहीं है कोई? ओके ओके, राव क्लास के अंदर है, राव आपको क्लियर है? ओके ओके, समझ आ रही है चीजें? रेडियस का भी मैंने आपको बता दिया, रेडियस का किस तरह से करना है। रेडियस का आपने जो है एन स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, एन स्क्वायर के साथ। अच्छा वैल्यू का ख्याल रखना, 0.053 नैनोमीटर है,
ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 मेरे ख्याल से की वैल्यू मैंने काफी टाइम से नहीं देखी, तो आप इसको वैल्यूज को थोड़ा कंफर्म कर लेना। और जो जो चीजें रिलेटेड होगी वो मैं दूंगा, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया, कोई चीज ऐसी रह गई जो आपके माइंड के अंदर हो? कोई चीज ऐसी कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया भाई? कोई टॉपिक रही तो नहीं गया? अच्छा, एक टॉपिक वैसे और है, वो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि वो मैं आपको करवा लूं। और वो टॉपिक जो मेरे ख्याल से बुक्स बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैं उसको सिंपल करके, जितना सिंपल मुझसे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको चीज बताई थी कि चीजें खुद भी सिंपल समझो और दूसरों को भी सिंपल करके समझाओ। इसी वजह से बच्चों का फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक टीचर है सर वॉल्टर लेविन, सर वॉल्टर लेविन, उनका एक कोटेशन है कि दोज टीचर्स हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल, दोज हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल। तो मेरे ख्याल से मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ, या किसी को अगर डाउट हो तो वो बता सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि तो याद कर लें लेजर के अंदर। ओके ओके। अच्छा, आप देखें इसके अंदर लेजर के अंदर, अब वो हमें नहीं पढ़ना है कि इसके अंदर क्या है और इसमें कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मिरर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वीडियो वगैरह स्टॉप तो नहीं, मेरे मोबाइल की 5%। नोटिफिकेशन आया यार, इस वजह से। खत्म करें वाला क्लास को, मैं सोच रहा था मोबाइल की बैटरी यार खत्म होने वाली। अच्छा चलो एंड करते हैं, ओके ओके ओके, एंड करते हैं, ठीक है। आपका ये वाला चैप्टर और एटॉमिक फिजिक्स ये खत्म हो गया, और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गई। चीजें तो कल लेक्चर के स्टार्ट में बता दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, और